नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 5। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो ये बात करते हैं, ये बात करेंगे किसके बारे में? यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट 5 है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 5 टॉपिक में। पहला जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हमारे पास रहेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका, आर्टिकल 79 से लेकर 1 to 2 तक रहेगा। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ऑर्डिनेंस, जिसको बोला जाता है अध्यादेश, और इसके लिए आएगा हमारे पास एक आर्टिकल 1 to 3 यानी कि आर्टिकल 123। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इसका चैप्टर 4 जो बात करेगा किसके बारे में? जुडिशरी के बारे में, यानी कि न्यायपालिका के बारे में, और जिसके अंतर्गत आर्टिकल आएगा हमारे पास 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, और लास्ट में इस पूरे पार्ट 5 का आखिरी टॉपिक रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। तो यही जो होगा हमारा लगभग 1 हफ्ते का, ठीक है, टारगेट होगा कि हम जो है इसको 1 हफ्ते में कंप्लीट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 5, और पार्ट जो 5 है इसका जो पहला चैप्टर रहेगा हमारे पास वो कौन सा रहेगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका। और इस संघीय कार्यपालिका को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने चैप्टर्स में? 5 चैप्टर में। तो पहला जो चैप्टर रहेगा इसका वो रहेगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में। फिर तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। फिर चौथा जो चैप्टर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के बारे में। और जो लास्ट चैप्टर होगा इसका वो किसका रहेगा? अटॉर्नी जनरल का रहेगा, भारत के महान्यायवादी रहेगा। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है हमारे पास? 5 चैप्टर में। सबसे पहले आएगी हमारे पास संघीय कार्यपालिका, फिर आएगी हमारे पास विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, फिर आएगी हमारे पास अध्यादेश ऑर्डिनेंस, फिर आएगा हमारे पास क्या? जुडिशरी, और लास्ट में आएगा हमारे पास कैग। इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ? ठीक है, 52 से लेकर 78, इसके लिए आर्टिकल 79 से लेकर 1 to 2, इसके लिए आर्टिकल एक ही आर्टिकल 1 to 3, इसके लिए 124 से लेकर 147, और इसके लिए 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, फिर फर्दर कार्यपालिका मतलब जो कानून को लागू करने का काम करती है, एग्जीक्यूट करने का काम करती है, उसको डिवाइड कर रखा है कितने चैप्टर्स में? 5 चैप्टर में। और जो पहला ही चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। शुरू करते हैं हम प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो एक एक करके प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास पीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लास्ट में फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। तो इसका जो पद है, इसका जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया है हमने? तो ब्रिटेन के जो किंग है या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस पद को ग्रहण किया है। ठीक है, तो जैसे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है या वहाँ का जो संविधान है, वहाँ पर जो वहाँ का देखो, वहाँ पर राष्ट्रपति तो नहीं है, वहाँ पर होता है मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है राजा, और जो राजा होगा वहाँ पर जो हेड है वो है नाम मात्र का। तो उसी तर्ज पर यहाँ का भी जो हमारे देश का मुखिया है वो भी कैसा हेड होगा? नाम मात्र का। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रख लेना कि जो पोस्ट है दोनों, मतलब भारतीय जो राष्ट्रपति है इसका जो पद है वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा राज्य है इसका क्या होगा? ये मुखिया होगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है? राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ पर होता है उसको बोलाता है डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब होता है नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का मुखिया। ठीक है, तो जो कार्यपालिका है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, इसका नाम मात्र का या फिर नॉमिनल जो हेड होगा, ठीक है, वो कौन होगा? वो होगा
प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो इसका रियल हेड होगा, ठीक है, वो कौन होगा, पीएम होगा। तो असल में जो काम करता है वो कौन करता है हमारे देश में, पीएम। किसके नाम पे करता है, तो वो किसके, प्रेसिडेंट। तो ऐसे याद रखना। तो एग्जीक्यूटिव के हमारे यहाँ पर कितने हेड होंगे, 2 हेड होंगे, एक होगा नाम मात्र का और एक होगा वास्तविक। नाम मात्र का जो हेड होगा वो कौन होगा, प्रेसिडेंट, और जो वास्तविक मुखिया होगा वो कौन होगा हमारे यहाँ पर, पीएम होगा। और जो नाम मात्र कहा जाता है उसके लिए जो टर्म यूज़ किया गया है पॉलिटी में, उसके लिए शब्द याद रख लेना, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यही जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, यही क्या होते हैं, फर्स्ट सिटीजन कहाँ के, ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रथम नागरिक होंगे वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो सिंबल है, ठीक है, प्रतीक है किसका, यूनिटी का, इंटीग्रिटी का एंड सॉलिडेरिटी का, ठीक है। मतलब ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का क्या है, प्रतीक है। कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली कहा गया है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, इंडियन सिटीजनशिप हो। दूसरा कहा गया है उसकी जो न्यूनतम आयु हो वो कितने वर्ष हो, 35 वर्ष हो। तीसरी शर्त यही याद रखनी है, यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि क्या लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, ठीक है। तो मतलब वो जो व्यक्ति होगा जिसको अगर राष्ट्रपति बनना है वो किस हाउस का सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, तो किस हाउस का है, लोकसभा का। इसके अलावा नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। मतलब इन द सेंस कहा जाए आम भाषा में तो सरकारी पद पर ना हो। अगर सरकारी पद पर है तो क्या देना पड़ेगा उसको, फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब रिजाइन करना पड़ेगा। हो गया क्लियर। तो किसी भी व्यक्ति को अगर भारत का प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन, 4 क्वालिफिकेशन। ये है आम क्वालिफिकेशन। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा और अदर क्वालिफिकेशन, स्टार मार्क, IMP, ये वाले याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले 50 क्या हो, प्रस्तावक हो जो उसके नाम को क्या करें, प्रपोज करें कि ये जो है हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये व्यक्ति क्या बने, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये व्यक्ति क्या बने, राष्ट्रपति। उसके अलावा 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, सेकेंडर होने चाहिए, मतलब आपके नाम पर ठप्पा लगाने वाले, ठीक है। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, ये 100 व्यक्ति हो गए, ठीक है। तो ये जो 100 व्यक्ति होंगे या तो 50 क्या होंगे, MLA होंगे, या 50 क्या होंगे, MP होंगे, या ये 50 के 100 क्या होंगे, MP होंगे, या फिर 100 के 100 क्या होंगे, MLA होंगे। ऐसा क्यों किया गया, भीड़ को कम करने के लिए, ठीक है। देखिए अब हमारा जो संविधान है ये क्या सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। तो हर व्यक्ति को भैया क्या है, यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट बनना है तो यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकता है। तो ऐसे में अब भीड़ इकट्ठा होगी या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका जो मासिक वेतन है वो कितना है, 5 लाख है, ठीक है, और टैक्स फ्री है। तो ऐसे में देखो भीड़ इकट्ठा होगी कि हर कोई चाहेगा, जो व्यक्ति 35 साल की आयु कंप्लीट कर लिया वो ऑटोमेटिक बोल लेगा एक न एक बार मैं अपने देश में किसके चुनाव लड़ूं, राष्ट्रपति के चुनाव। अब उस भीड़ को ख़त्म करने के लिए ही इस वाली शर्तों को ऐड किया। तो यहाँ पर यह कहा गया कि कम से कम जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवेदन कर रहा है उसको कम से कम इस देश में 50 MLA जानते हो, 50 MP जानते हो, या 100 MLA जानते हो, या फिर 100 MP जानते हो। तो मेरे जो दादाजी का सपना था, जो कभी चाहते थे वो क्या बने, इस देश के राष्ट्रपति बने, तो उन्हें एक भी MLA नहीं जानता है या एक भी MLA नहीं जानता, तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो ये इसलिए करा गया ताकि भीड़ को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। आइए वाली बात समझ में, चलिए। तो ये ध्यान रख लेना कि मतलब उसके नाम का प्रस्ताव करने वाले कितने व्यक्ति हों और उसके नाम पर ठप्पा लगाने वाले कितने हों। टोटल वैल्यू कितनी होगी इनकी, 100 होगी। या तो ये 100 के 100 क्या होंगे, MLA हों, या ये 100 के 100 क्या हों, MP हों,
या फिर 50 क्या हो एमपी हो, या फिर 50 क्या हो एमएलए हो। क्लियर। अगला इसके बाद जमानत राशि, ठीक है, कितनी इसको भाई भाई अगर इलेक्शन लड़ना है तो कितना जो इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो वो कहा गया है कितना 15,000, ठीक है। और जमानत कब जब्त हो जाती है, जब कुल वैध मतों का, ठीक है, अगर किसी को 1/6 से क्या हो जाएगा कम मिलता है, वोट कम मिलते हैं, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, मतलब उसको ये पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन सिस्टम, जो चुनावी तंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा चुना जाता है। मतलब इसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा जो चुने गए व्यक्ति होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जनता किसको चुनती है एमएलए को या फिर एमपी को, तो जनता की तरफ से ये पार्टिसिपेशन करते हैं किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जब जनता खुद पार्टिसिपेट करेगी उसी को बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और जब जनता के द्वारा चुने गए आगे रिप्रेजेंटेटिव भाग लेंगे उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। किस वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या होता है, अब देखो ये क्या होगा कि मान लीजिए 4 व्यक्ति खड़े हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आप लोगों के पास एक बैलेट पेपर आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है, तो और आप लोग हैं इसमें वोटर, तो आपको क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है इस बार, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने बोला कि मेरी तरफ से ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बने, ये नहीं बन पाया तो सेकंड ये बने, ये नहीं बन पाया तो ये बने, ये नहीं बन पाया तो ये बने, तो एक ये आपका एक व्यक्ति का वोट हुआ। फिर इसी तरह एक व्यक्ति ने और ने वोट डाल दिया ए बी सी डी, ठीक है, इसने बोला कि ये बने, ये नहीं बन पाया तो ये नहीं बन पाया तो ये नहीं बन पाया तो इसी तरह कंटिन्यूटी में चलता रहेगा जितने भी वोटर होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 बॉक्सेस लेंगे, ए बी का बॉक्स, सी का बॉक्स और डी का बॉक्स। तो सबसे पहले हम एक वोट निकाल लेंगे, ठीक है। जब एक वोट निकाल लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे कि उसमें पहला नंबर किसे दिया गया। अब मान लो हमने ये वाला वोट निकालना, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो किसको दी गई थी, ए को, तो ये वोट किसको हो जाएगा, ए को जाएगा। फिर अगला वोट निकालना, उसमें भी देखा किसको डाला गया है, ए को डाला गया, तो ये यहाँ चला जाएगा। फिर ऐसे ही अगला, तो उसमें मान लो किसको डाल दिया गया, बी को, तो ये वोट किसको जाएगा, फिर बी को। अगला वोट निकाला, उसमें किसको दे दिया गया, सी को, तो ये वोट किसको जाएगा, सी को डाला। जिसको पहली बारी में सबसे कम 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, मान लो इसको 1 नंबर में 4 व्यक्तियों ने चुना, इसको 1 नंबर पर 3 व्यक्तियों ने चुना, इसको 1 नंबर पर 2 व्यक्तियों ने, और इसको 1 नंबर पर 1 व्यक्ति ने चुना, ठीक है। तो सबसे कम नंबर किसको मिला, डी को मिला। तो अब हम क्या करेंगे, ये गिनती से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसको सबसे कम नंबर 1 मिला, लेकिन इसको जो वोट पड़े हैं वो वोट खराब नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो वोट पड़े हैं उनमें देखेंगे कि इसको, ठीक है, पहली प्रेफरेंस मिली थी, डी को पहले नंबर पर दिया गया था। अब हम देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस किसको दी गई, तो इसके वोट में देखा जाएगा सेकंड प्रेफरेंस, और वही जो सेकंड प्रेफरेंस होगी इसका वोट आगे क्या कर देंगे, हम उस बंदे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मान लो यहाँ पर इसको दिया गया था, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया था, एक ही वोट पड़ा था इसको। अब जब हम इसकी पर्ची निकाला, इसका जो वोट निकाला, उस पर देखा गया कि यहाँ पर कहा गया कि सेकंड प्रेफरेंस जो किसको दी गई थी, ए को दी गई थी, तो इसका वोट अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ए को कर देंगे। बस इसी चीज़ को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मध्य पद्धति क्या होती है। क्लियर। देखो नॉर्मल जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो ए बी सी डी, तो बस यहाँ पर तो आपको उसके नाम क्या लगाना है, ठप्पा लगाना है, बस ऑटोमेटिक वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है प्रेजेंट के, तो आपको प्रेफरेंस देनी है। जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिलेगी वो गिनती से बाहर, लेकिन उसके वोट खराब नहीं होंगे। उसके वोटों में देखा जाएगा कि प्रेफरेंस किसको दी गई है अगली, बस उसके वोट क्या कर दिए जाएंगे, फिर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हो गया क्लियर। चलिए उसके बाद कहा गया है वोटर्स इन इलेक्शन,
कि इलेक्शन में कौन कौन भाग लेगा। तो बस यहाँ पर एक शब्द याद रख लेना, इलेक्टेड। तो इलेक्टेड कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर कहाँ के, ऑल स्टेट के एमएलए, ठीक है। और इलेक्टेड एमएलए कहाँ के, 3 यूनियन टेरिटरी, यहाँ 2 नहीं करना, यहाँ 3। कौन कौन सी, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया और J&K हो गया। बस यहाँ अगर शब्द याद रखना तो क्या याद रख लेना, इलेक्टेड कौन कौन, एमएलए MP, ठीक है। एमएलए कहाँ के याद रखने हैं, ऑल स्टेट के, ऑल स्टेट, और कहाँ 3 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। और MP सारे के सारे कैसे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड इसमें भाग नहीं लेंगे। बस ये 2 चीज़ याद रखना, एक शब्द याद रख लेना, इलेक्टेड MP और MLA। सभी राज्यों के इलेक्टेड MLA, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के MLA और सारे के सारे इलेक्टेड MP, यही भाग लेंगे, ठीक है। फिर एक नोट में डाल रखा है कि जिस राज्य की विधानसभा, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व हो चुकी होगी, भंग हो चुकी होगी, तो उस राज्य के MLA भी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिकी पॉइंट है, जरा इनको याद रख लेना कि कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो MP भाग लेंगे सारे के सारे, ठीक है। MLA भाग लेंगे लेकिन इलेक्टेड लेंगे। MLA भाग लेंगे कहाँ के, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के, लेकिन भाग कौन नहीं लेगा, तो ध्यान रख लेना, जिन राज्यों की विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो चुका है वो भी MLA के, वो भी ध्यान रख लेना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको डिसाइड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और किसी कोर्ट के पास ऐसा अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कोर्ट ऐसा सुनती भी है तो हमने पढ़ी थी 2 रिट, कौन कौन सी, एक पढ़ी थी प्रोहिबिशन और एक पढ़ी थी सर्टोरारी। एक है फैसले के पहले और एक है फैसले के बाद। प्रोहिबिशन है फैसले से पहले, सर्टोरारी है फैसले के बाद। तो जारी कर सकते हैं, कोई ऐसी गलती नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। कितनी बार इलेक्शन लड़ सकता है कोई व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपति का, तो ध्यान रख लेना, जब तक है दम, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा, तो कौन दिलाएंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है, ठीक है, तो कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वो दिलाएंगे। शपथ के बारे में कहाँ लिखा गया है, 3rd शेड्यूल, याद हो, ठीक है। 2 में लिखा है किसके बारे में, वेतन के बारे में। 3 में किसके बारे में लिखा है, शपथ यानी कि ओथ के बारे में। 4 में किसके लिए लिखा है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। 5 में शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में। 6th काम तमाम कर देंगे अगर याद हो। 7th शक्तियों का बंटवारा। 8वीं 22 भाषाएं। 9वीं लैंड रिफॉर्म्स। 10 एंटी डिफेक्शन दल बदल। 11 पंचायतें। 12 नगर पालिकाएं, ठीक है। ये याद होनी चाहिए ऐसे, हो गया क्लियर। अब कंडीशन ऑफ ऑफिस, जब ये अपने ऑफिस में एंटर करेगा तो क्या क्या उसके लिए हमने स्थितियां रखी हुई हैं। सबसे पहला क्या ना हो, लाभ के पद पर ना हो, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, मतलब सरकारी पद पे ना हो। अगर है तो क्या देना पड़ेगा आपको, इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके अलावा MP और MLA भी ना हो, अगर है तो क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा लीगल इम्यूनिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आर्टिकल कहाँ पर, आर्टिकल 14 में, ठीक है, कि कानून के समक्ष समानता, कि इनके ऊपर जब तक ये अपने पद पर बने हुए हैं तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऊपर नहीं चलाई जा सकती। सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, लेकिन 2 महीने का हमें क्या देना पड़ेगा, पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का पद है वो कितने तरीकों से खाली हो सकता है, तो कितने तरीकों से खाली हो सकता है, तो 5 रास्ते हैं उसके। सबसे पहला है टेन्योर, कार्यकाल की क्या हो जाए, अगर समाप्ति हो जाए, ठीक है। दूसरा त्याग पत्र दे दे, रिजाइन दे दे। तीसरा इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग हो जाए, ठीक है। चौथा क्या हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए। और 5वां अगर उसके चुनाव को
अवैध घोषित कर दिया जाए। तो ये 5 तरीके हैं जिसके कारण राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। ठीक है, अगर टेन्योर पूरा हो जाता है, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा, पुराने वाला प्रेसिडेंट ही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो इस वाले केस में क्या कहा जा रहा है कि सपोज करो कि आज जो तारीख है, ठीक है, 3 फरवरी 2026 आज ये तारीख है, और आज राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है। ठीक है, और मान लो अगले 6 महीने तक राष्ट्रपति के इलेक्शन ना हुए, ठीक है, तो पुराने वाला व्यक्ति ही 6 महीने तक क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। या इलेक्शन नहीं भी हो रहे हैं तब भी पुराने वाला ही कंटिन्यू करेगा। कब तक, जब तक नया वाला नहीं चुन लिया जाता तब तक। हो गया क्लियर। उसके अलावा अब 4 कंडीशन बच गई, रिज़ाइन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, डेथ हो गया, या फिर चुनाव इलीगल घोषित हो जाए के कारण यदि राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है तो उपराष्ट्रपति ही, तो वाइस प्रेसिडेंट ही किसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, किसकी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट की ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है, कितने महीने तक, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। ठीक है, तो मतलब इन 4 केस में कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। और 6 महीने के अंदर अंदर फिर क्या हो जाने चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो जाने चाहिए। हुआ क्लियर। तो ये 5 कंडीशन में स्पेशल केसेस जो बना है कि अगर टेन्योर पूरा हो गया तो जब तक नया नहीं चुना जाएगा पुराने वाला ही कंटिन्यू किया जाएगा। और उन चार केसेस में ध्यान रख लेना, 6 महीने तक कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ही काम करेगा। और कब तक, 6 महीने तक, और 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाने चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए। हो गया क्लियर। उसके बाद आता है कि ये इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है ग्राउंड्स की किस आधार पर हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो महाभियोग का सिंपल सा मतलब है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। ठीक है, तो किस आधार पर हटाएंगे, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेगा, वायलेशन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, चुप है, उसने उस शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। अब जब राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करेगा, वो क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होगी वो किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या प्रक्रिया रहेगी, तो आपको अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आना है तो 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो राष्ट्रपति के ऊपर चार्जेस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, उनको सपोर्ट होना चाहिए कुल सदस्यों का 1/4। मतलब अगर 100 व्यक्ति हैं आपकी लोकसभा में या राज्यसभा में, तो आपको कम से कम कितने सदस्यों का सपोर्ट चाहिए, 25 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए अगर आप राष्ट्रपति के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, चेयरमैन या फिर स्पीकर, तो अगर आप लोकसभा राज्यसभा में लेकर आ रहे हैं तो कौन होगा उसका हेड, चेयरमैन। और अगर आप लोकसभा में लेकर आ रहे हैं तो हेड कौन होगा उसका, स्पीकर। तो स्पीकर हो या चेयरमैन हो, जो आरोप आपने लगाए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर, अब ये जो आप प्रपोजल देंगे उनको, तो उसको जो ये स्पीकर होगा चेयरमैन, उसको मे और मे नॉट एडमिट, मतलब एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको क्या रखा जाएगा, वोटिंग के लिए रखा जाएगा। तो सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत लगेगा। ठीक है, कि मान लीजिए लोकसभा ने बोल दिया कि ठीक है चार्जेस जो हैं वो सही पाए गए हैं, अब हम जो है राष्ट्रपति के ऊपर क्या ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा, प्रपोजल लाना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को मेरे को क्या करवाना है, पास करवाना है। पास करवाने के लिए क्या लगेगी, वोटिंग लगेगी। और वोटिंग में जो है वो कितना बहुमत चाहिए, कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सदस्यों का 2/3। तो अगर 100 सदस्य से, तो इसका कितना 2/3, तो मान के चलिए आपको 67 बंदों का क्या लगेगा, सपोर्ट लगेगा। ठीक है, फिर ठीक है, पहले हाउस ने क्या कर दिया, वो पास कर दिया। ठीक है, अब दूसरे हाउस के पास जाएगा। जब देखो आया कहाँ से था, लोकसभा से, इसने चलो जी पास कर दिया, वो 67 वोटों के साथ पास कर दिया। अब वो किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। तो राज्यसभा जो है अब काम करेगा कैसा, इन्वेस्टिगेशन करेगा इसके ऊपर कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, जो चार्जेस लगे हुए हैं, क्या वो सही है या फिर गलत है।
ठीक है। तो अगर तो वो गलत है तो वो वहीं खारिज कर देगा, बधाई हो राष्ट्रपति बच गए इम्पीच होने से। लेकिन अगर उन्होंने चार्जेस को सही पाया तो फिर दोबारा वो प्रस्ताव को कितने से 2/3 मेजोरिटी से क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। तो इसने भी किस मेजोरिटी से करा था, 2/3। ये भी अलग से कितने से करेगा, 2/3 से करेगा, 2/3 से करेगा। और जब दोनों हाउस अलग अलग उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे, बधाई हो राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रख लेना कि किसी भी सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है। शुरू करने के लिए किसी भी सदन से 1/4 सदस्यों का सपोर्ट लगेगा। दोनों हाउस उसको अलग अलग पास करेंगे। एक हाउस इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करेगा, कोई सा भी कर सकता है। अगर लोकसभा से शुरू हो रहा है तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन करेगा, राज्यसभा से शुरू हो रहा है तो लोकसभा इन्वेस्टिगेशन करेगा। और अगर दोनों हाउस ने अलग अलग उसको 2/3 मेजोरिटी से क्या कर दिया, पास कर दिया, तो बधाई हो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अदर फैक्ट्स, कौन कौन इसमें भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य होंगे, ठीक है, कहाँ के, लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, ठीक है, वो भाग लेंगे। एमएलए इसमें भाग नहीं लेंगे। एमएलए दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के, ये भी इसमें भाग नहीं लेंगे। तो मोटे तौर पर याद रख लेना, एमएलए भाग नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ भाग कौन लेंगे, एमपी लेंगे, कौन से, इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, बस एमएलए ही भाग, सॉरी एमपी ही भाग लेंगे। हो गया क्लियर। बस आज के लिए इतना ही, इतना पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पावर एंड राष्ट्रपति के फंक्शंस पढ़ेंगे।